नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ छठा चल रहा है हमारा कोयला व पेट्रोलियम का। आज जो भाग है वो हमारा अंतिम भाग है। आज के अंतिम भाग के अंतर्गत ये दो टॉपिक बचे हैं। एक बचा ऊष्मीय मान और दूसरा बचा है कि कोयले के दहन से कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मीय मान क्या होता है। किसी का भी हम उसमें मान निकालते हैं, कोई भी ईंधन होता है, उस ईंधन के मात्रा लेते हैं, एक निश्चित मात्रा कि इतनी मात्रा के अंतर्गत कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा के आधार पर जो मान होता वही उसमें मान कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम 1 केजी लिख रहा हूं, 1 किलोग्राम ईंधन की पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उस ईंधन की ऊष्मीय मान है, वो कहलाती है। पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। ये होता है इस ईंधन का ऊष्मीय मान। इस ऊष्मीय मान को हम मापते किसमें है या इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देखिए। एक तो किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम के अंतर्गत, तो इसको हम व्यक्त करते हैं किलो जूल के अंतर्गत। ऊष्मीय मान का मात्रक, ऊष्मीय मान का मात्रक होता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम, यहां मैं लिख सकता हूं प्रति किलोग्राम। यानी कि इसका जो संकेत है वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। यौगिक यानी कि 1 किलोग्राम के अंतर्गत कितने किलो जूल ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसे देखा जाए कि सबसे अधिक ऊष्मा ऊर्जा का मान किसमें होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का मान, या किसमें सबसे कम होता है। तो जो कम और अधिक ध्यान रखना है, आपकी किताब में सारणी आई है, उस पूरी को हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हम अधिक किसका मान है उसमें मान और सबसे कम है उस दो का मान हम याद रख सकते हैं। तो सर्वाधिक ऊष्मीय ऊर्जा का मान होता है हाइड्रोजन गैस। सर्वाधिक ऊष्मीय मान कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं सर्वाधिक किस पदार्थ या ईंधन के अंतर्गत ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत। और हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत 1 किलो हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत इनका जो मान होता है वो माना जाता है 1,50,000 किलो जूल। यानी कितने के अंतर्गत, 1 किलो हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत कितने जूल, 1,50,000 किलो जूल ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का उत्पादन होता है। दूसरा आता है कि सबसे कम ऊष्मीय ऊर्जा का मान, ऊष्मीय मान किसका होता है, तो वो होता है गोबर के उपलों का। गोबर या लकड़ी, जो गोबर के उपले होते हैं उनका होता है। और उनका कितना होता है, हमने 1 किलो गोबर के उपले ले लिए तो उनसे हमें कितने ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, वो मिलेगी 6,000 से 8,000 किलो जूल। कितनी मिलेगी, 6,000 से 8,000 किलो जूल ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। ये तो हो गया हमारा ऊष्मीय मान, ऊष्मीय ऊर्जा का मान। आगे है ईंधन के दहन से कौन कौन से हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। ईंधन के दहन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद कौन कौन, हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब वो कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं यह देख लें। सबसे पहला देखिए, ईंधन के दहन से
सबसे पहले हानिकारक उत्पाद, कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बिना जले ही कार्बन कण छोड़ते हैं। ये कार्बन कण इतने खतरनाक होते हैं कि गले के अंतर्गत जम जाते हैं और गले के जमने के कारण श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहला है पेट्रोल, लकड़ी व कुछ ईंधन बिना जले, ये कहलाता है, इनको हम कहते हैं कार्बन ईंधन। ये कार्बन ईंधन है वो बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, कार्बन कण छोड़ते हैं। यह श्वसन के लिए एक कार्बन कण है, ये श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। तो यही ध्यान रखना, यह श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं, संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जब ये कार्बन कण है ये गले के अंदर जाकर के जम जाते हैं, जमने के बाद हमें दमा जैसी स्वर, दमा के अंतर्गत क्या होते हैं, सांस नहीं ले पाता व्यक्ति, तो ऐसे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी सांस लेने के अंतर्गत तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। सदियों से हम देख रहे हैं कि ईंधन के रूप में उद्योगों के अंदर भी लकड़ी का उपयोग करता आ रहे हैं, यानी कि उद्योगों में हो या घरेलू ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ज्यादातर ईंधन का उपयोग लकड़ी का ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक तो सहजता से उपलब्ध हो जाती है और दूसरी होती है ये सस्ती भी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अब बहुत कम ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है। या जब लकड़ी का दहन होता है तो इस दहन से बहुत सारा धुआं निकलता है और ये धुआं एक तरफ देखें तो वायुमंडल के अंतर्गत वायु प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी होता है। दूसरी तरफ हम देखें ऐसे कि ये ईंधन सहजता से उपलब्ध हो जाता है, दूसरी तरफ ये भी समस्या आती है हमारे लिए कि यह वन उन्मूलन का एक मुख्य कारण बन जाता है। इसके अलावा वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं, जब हम लकड़ी को काट लेते हैं तो वो हमें उत्पाद भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये दूसरा हम लेते हैं और इससे कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ईंधन दूसरा, जब इस ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी अधिक विषैली होती है कि अगर बंद कमरे में हम सो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो जब उस कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो ये व्यक्ति के मृत्यु का कारण भी बन जाती है। यानी कि बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति है वो मृत्यु हो जाती है या मर जाता है, वो किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब उत्पन्न होगा? जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, यानी कि वो लाल ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ नहीं जलता है। जब कोई भी पदार्थ नीली ज्वाला उत्पन्न होती है तो उसका पूर्ण दहन होता है। तो तीसरा हम देखते हैं कि ईंधन का जब पूर्ण दहन होता है, ईंधन के पूर्ण दहन से हमें कौन सा हानिकारक उत्पाद प्राप्त होता है? तो पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर के काम मिलती है वातावरण के अंतर्गत, वायुमंडल में मिल जाती है और वायुमंडल में मिलने से वायुमंडल के अंतर्गत तापमान बढ़ जाता है और जब पृथ्वी के वातावरण के अंतर्गत तापमान में वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में हम कहते हैं विश्व उष्णन अर्थात तापमान का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग, जब तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की वातावरण की तापमान में वृद्धि को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जब तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने से हिमनद है वो पिघलने लग जाएंगे। जब हिमनद पिघलने लगेंगे तो समुद्रों के अंदर समुद्र का जल स्तर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अब समुद्र का जब जल स्तर बढ़ जाता है, जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों के अंदर रहने वाली बस्तियां हैं या कह सकते हैं शहर है, वो सब के सब समुद्र तटीय देश है, वो जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र तटीय देश जलमग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। अगला लास्ट है हमारा कि इनके और ईंधन की तेल से कौन से उत्पाद प्राप्त होता है? ईंधन की तेल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी ये एकदम घोटू यानी श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करने वाली गैस होती है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन के अंदर भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं। अब यहाँ दो ऑक्साइड हो गए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वातावरण के अंतर्गत उपस्थित होते हैं तो वातावरण के अंतर्गत वर्षा जल में घुल करके जब पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर आने पर इसको बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। कौन सी वर्षा करते हैं? ये अम्लीय वर्षा करते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए भी यह ईंधन ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? ये अम्लीय वर्षा ये भवनों के लिए, फसलों के लिए और मृदा के लिए यह अम्लीय वर्षा है, वो हानिकारक होती है। तो सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वह अम्लीय वर्षा करते हैं। अम्लीय वर्षा ऐसी जो वर्षा होगी, ऐसी वर्षा कह सकते हैं अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यही अम्लीय वर्षा है वो खतरनाक होती है। ये किस किस के लिए होती है हानिकारक? तो ये होती है भवनों के लिए, मृदा के लिए और कृषि के लिए। कृषि के अंतर्गत पौधे होते हैं, उन सब के लिए यह अम्लीय वर्षा है वो हानिकारक होती है। तो ये हमने देख लिया कि ईंधन के दहन से कौन कौन से हमें हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं और इसका पर्यावरण के ऊपर या वायुमंडल के अंदर तापमान क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के ऊपर, ये हमने इसका प्रभाव देखा। यह विभिन्न प्रकार के प्रभावों को और इंगित करती है, यानी कि किसी के लाभ भी है तो साथ के अंतर्गत उसके हमें हानिकारक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।